हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पार्ट सेकंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम फर्स्ट 4 स्टेप्स कर चुके थे। रेप्लिकेशन फॉग बन गया था हमारा। यहाँ पे जो हम इशू आता है सुपर क्वालिंग का कि जब स्ट्रैंड्स ओपन होना स्टार्ट होते हैं तो पीछे एक गुच्छा सा अक्सर बन जाता है। जो स्ट्रैंड्स अभी ओपन होने होते हैं उस पार्ट पे, उसको कहते हैं सुपर क्वालिंग। और ये इशू सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर आपके पास एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं वो टोपोआइसोमेरेज़ेज़ हैं 1 एंड 2। टोपोआइसोमेरेज़ 1 एंड टोपोआइसोमेरेज़ 2, ये 2 एंजाइम्स हैं। ब्रीफली इनका फंक्शन सुन लें। टोपोआइसोमेरेज़ 1 क्या करता है, ये निक क्रिएट करता है स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। यानी ये स्ट्रैंड को थोड़ा सा तोड़ता है, ब्रेक करता है। जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो टेंशन रिलीज़ हो जाती है और पीछे से जो वो कॉइल्स बने होते हैं सुपर कॉइलिंग, वो खुल जाती है, ठीक है। ये यानी कि एक धागा अगर गुच्छा सा बन जाए तो उसको एक जगह से तोड़ के वो जो उसका मतलब इशू होता है कॉइल्स का, वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। टोपोआइसोमेरेज़ 2 जो है ये, इसका काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। ये दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक करवाता है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज़ 1 क्या कर रहा था, जस्ट एक स्ट्रैंड को ब्रेक करवाता है, और टोपोआइसोमेरेज़ 1 दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करवाता है और फिर उनको जोड़ता भी ये खुद ही है, ठीक है। यानी कि तोड़ने के लिए जो एनर्जी, जब तोड़ते हैं जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वही एनर्जी दोबारा जोड़ने के लिए भी स्ट्रैंड्स को यूज़ होती है। अब आ जाएँ मेन हमारे स्टेप्स की तरफ। रेप्लिकेशन जो फर्स्ट 4 हम स्टेप्स कर चुके थे, रेप्लिकेशन फॉग बन गया था। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन का। द मेन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए के वो किस तरह से रेप्लिकेशन होती है। सबसे पहले डायरेक्शन के डीएनए जो न्यू स्ट्रैंड बनना है वो किस डायरेक्शन में बनता है, दैट्स इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन उसकी होती है। ये मैंने बनाया है रेप्लिकेशन फॉग की शेप। ये एक उसका 3 प्राइम एंड है जो उसके ऑपोजिट एंड होता है कम्प्लीमेंट्री एंड, वहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 प्राइम एंड आएगा। ये इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन मेरे पास क्या है सिंथेसिस की, 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ये जो 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है इसके ऑपोजिट जो बनना स्टार्ट होगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड, उसकी डायरेक्शन, उसका यहाँ पे कौन सा वाला एंड आएगा, 5 प्राइम एंड। और ये फिर इस तरह रेप्लिकेशन फॉग की तरफ जाएगा और जहाँ पे एंड होगा वो उसका ऑटोमेटिकली 3 प्राइम एंड बन जाएगा। समझ आ रही है बात। यानी जहाँ जो 3 प्राइम एंड है ओरिजिनल का, उसके ऑपोजिट जो न्यू स्ट्रैंड बनना है वहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड। इसी तरह जो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है ओरिजिनल का, उसके ऑपोजिट फिर दूसरा वाला स्ट्रैंड का नंबर आएगा। आई होप ही समझ आ रही है आपको। लेकिन ये इशू हमारे पास ये होता है कि ये जो 5 प्राइम वाला एंड है ओरिजिनल स्ट्रैंड का, इसके ऑपोजिट 3 प्राइम एंड आएगा। तो अब अगर ये बनता है तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, 3 to 5। तो ये तो फिर रेप्लिकेशन तो इसको फिर एक्सेप्ट नहीं करती। जो आपके पास मॉडल है उसके अकॉर्डिंग तो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। तो फिर ये वाला जो एंड है ये 3 प्राइम एंड वाली साइड से न्यू स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से, तो यहाँ पे फिर फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में स्ट्रैंड बनेगा क्योंकि इसने अवे मूव करना है रेप्लिकेशन फॉग से। तो ये इस तरह से फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा। इन फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और ये आपका उस रूल को फॉलो करने के लिए कि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हमेशा बनना है, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। और जो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में स्ट्रैंड बनता है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। जो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉग की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो आपके पास फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, इनको मैंने बताया कि क्या इनका नाम है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और ये किसको बनाते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड को। और ये सारा काम जो है जस्ट रूल को फॉलो करने के लिए करना ज़रूरी है, जो कि क्या है कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कॉन्टीन्यूअसली बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड है ये बना कौन रहा है, मेन जो मास्टरमाइंड है इस काम का एंजाइम, वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज़ 3, द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, जो कि रेप्लिकेशन करवाता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता है टू द न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए। वो आपका डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है, द मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये ही एंजाइम है आपका जो ये न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड करवाता है। अच्छा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है ये थोड़ा
सुस्त टाइप एंजाइम कह लें, ये ख़ुद से काम स्टार्ट नहीं कर सकता। ये कहता है कि पहले मेरा थोड़ा सा काम स्टार्ट करके रखो, मैं उसको फिर आके आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो इसकी फिर एक हेल्पर लाया जाता है, इसकी हेल्प करने के लिए एंजाइम आता है आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है, या प्राइमेज़ भी इसको कहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज़ जो है ये हेल्पर है डीएनए पॉलीमरेज़ 3 का, जो कि मेन एंजाइम है लेकिन सुस्त है, उसको काम थोड़ा सा हुआ हुआ मिलना चाहिए। अब ये आरएनए पॉलीमरेज़ क्या करता है हेल्प के लिए जब आता है, ये पहले थोड़ा सा स्ट्रैंड बना देता है, उसको हम कहते हैं प्राइमर। ये कोई 10 बेस पेयर्स पहले से बना के रख देता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज़ 3 फिर आता है, उस प्राइमर को रिकॉग्नाइज़ करता है और उसी को पकड़ के फिर आगे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाना स्टार्ट कर देता है, न्यू स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज़ फिर क्या कर रहा है, हेल्प करता है, स्टार्ट करवाता है रेप्लिकेशन को, उसको फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज़ 3। लेकिन ये हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज़ है, तो ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, ऐड करवाएगा, वो उसमें भी फिर क्या होंगी आपके पास आरएनए वाली बेसिस होंगी। हमें ये पता है कि आरएनए में एडेनिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, एट द एंड जाके इसको फिर रिप्लेस कर दिया जाता है विद द ओरिजिनल आपका जो डीएनए की बेसिस होती हैं उसके साथ। ठीक हो गया। तो आपकी ये जो रेप्लिकेशन है अब करवा रहा है बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज़ 3, हेल्प करता है, स्टार्ट करता है इसको आके आपका आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज़ आके इसको स्टार्ट करवाता है, ठीक है। अब ये मैं इसको बना रही हूँ, ये मैंने डीएनए पॉलीमरेज़ 3 के की हेल्प से न्यू स्ट्रैंड्स बन गए। अब इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, जो रेप्लिकेशन न्यू स्ट्रैंड बन रहे हैं, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, इसको मिस्टेक्स को चेक करने का काम जो होता है उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग, और वो भी आपका ये जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का डीएनए पॉलीमरेज़ 3 वो ही कर सकता है। इसके पास ये एबिलिटी है कि वो प्रूफ रीडिंग भी खुद करता है। एक्चुअली जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज़ 3 है, ये कहा जा सकता है कि इसके 2 सब यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। उन 2 सब यूनिट्स में से एक जो है वो पॉलीमरेज़ एक्टिविटी करता है, यानी कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा रहा है। जो दूसरा सब यूनिट है उसके पास एक्सोन्यूक्लियेज़ एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियेज़ हमें पता है कि एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो न्यूक्लियेज़ एक्टिविटी भी इसके पास है डीएनए पॉलीमरेज़ 3 के पास, लेकिन न्यूक्लियेज़ एक्टिविटी की डायरेक्शन आपके पास क्या है, ऑपोजिट टू द रेप्लिकेशन डायरेक्शन, यानी कि 3 to 5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियेज़ एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसको समझ लें कि हमारे न्यू स्ट्रैंड बन रहा है 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसने बना लिया 3 प्राइम पे एंड हुआ, ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज़ 3 है वापस इस स्ट्रैंड पे फिर फिरना स्टार्ट हो जाता है और इसको चेक करता जाता है। पहले पूरा स्ट्रैंड बनाया, जहाँ एंड हुआ वहाँ वो एंड ऑब्वियसली कौन सा होगा, 3 प्राइम एंड, फिर 3 प्राइम से वापस चलना स्टार्ट होगा, 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा और क्या हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग चेक करता जाएगा। अच्छा, अब काम यहाँ पे ये रह गया कि जो प्राइमर पहले से बना हुआ था इसको अब निकालना है यहाँ से, और इसकी जगह पे डीएनए की ओरिजिनल बेसिस हमने ऐड करनी है, ठीक है। ये अब हमने चेंज करना है, उसके लिए फिर आपके पास आएगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज़ 1। डीएनए पॉलीमरेज़ 1 क्या करता है कि ये प्राइमर जो स्टार्ट में बनाया था एप्लीकेशन स्टार्ट करवाने के लिए, उसको रिमूव करवा के वहाँ पे डीएनए की जो बेसिस है वो ऐड करते हैं। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज़ 1 के पास भी दोनों एक्टिविटीज़ हैं, पॉलीमरेज़ एक्टिविटी भी है और दूसरी जो आपके पास एक्सोन्यूक्लियेज़ एक्टिविटी है, सॉरी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है, वो भी है, एक्सोन्यूक्लियेज़ एक्टिविटी ही उसको कहते हैं। तो पॉलीमरेज़ 3 की तरह पॉलीमरेज़ 1 के पास भी दोनों एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि पॉलीमरेज़ 1 की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में है, पॉलीमरेज़ 3 की 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में थी। ये इनकी एक्सोन्यूक्लियेज़ एक्टिविटी में डिफरेंस है। बाकी ये प्राइमर को रिमूव करवा रहा है और इस तरह से कंप्लीट डीएनए की रेप्लिकेशन को सही तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट एंजाइम फिर कौन सी हो गए, डीएनए पॉलीमरेज़ 3, आरएनए प्राइमेज़ एंड डीएनए पॉलीमरेज़ 1। अब काम रह गया ये जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बने थे, ये तो फ्रैगमेंट्स की सूरत में होते हैं, इनको ज्वाइन करवाना होता है।
कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की फॉर्म में, उसके लिए फिर आपका न्यू एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज, जो कि लाइगेशन करवाता है, जोड़ता है ओकाज़ा की फ्रेगमेंट्स को आगे एक दूसरे के साथ, ताकि हमारे पास कॉन्टीन्यूअस प्रॉपर स्ट्रैंड बन जाए, न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल कंप्लीट बन जाए। ठीक है, तो न्यू नेक्स्ट एंजाइम आपके पास क्या आ गया, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो कितने एंजाइम हो गए, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, जो कि फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट फिर प्रूफ रीडिंग दोनों स्टेप्स में यूज़ हुए डिफरेंट जगहों पे। लास्ट स्टेप आ गया हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन करवाता है, उसके लिए एक प्रोटीन है, अगेन टस प्रोटीन उसको कहते हैं। ये आके आपके डीएनए जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए उसके ऊपर बाइंड करती है। जैसे ये बाइंड करती है फ़ौरन सिग्नल मिल जाता है कि अब डीएनए सिंथेसिस को स्टॉप कर देना है, कंप्लीट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स बन गए हैं, अब डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जानी चाहिए। तो टर्मिनेशन में जो मेन चीज़ इन्वॉल्व है दैट इज़ योर टस प्रोटीन। तो दैट्स ऑल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारे स्टेप्स हैं। आई होप इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स के कौन से स्टेप में कौन से एंजाइम और प्रोटीन यूज़ हुई, वो आपको मस्ट आनी चाहिए। Still, if you have any question to ask me in the comment section, bye bye.